अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं डी ब्रोगली मैटर्स वेव और ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर। देखो जी, कोई भी डेवलपमेंट जब होता है तो उसके बहुत सारे इफेक्ट होते हैं, कुछ साइड इफेक्ट भी होता है। जब लाइट के बारे में कन्फ्यूज़न क्रिएट हुआ कि लाइट व्हाट इज द एक्चुअल नेचर ऑफ लाइट, लाइट पार्टिकल है, लाइट वेव है, तो बहुत दिन तक चला कन्फ्यूज़न। लेकिन अल्टीमेटली आइंस्टीन ने उस कन्फ्यूज़न को ख़त्म किया और आइंस्टीन ने बताया, और इसके लिए ही आइंस्टीन को नोबेल प्राइज़ भी मिला 1921 में, कि लाइट वेव और पार्टिकल दोनों नेचर रखता है। मीन्स लाइट हैज़ डुअल कैरेक्टर। नेचर ऑफ लाइट डिपेंड्स अपॉन वर्क हैज़ टू बी डन बाई लाइट। मीन्स जिस तरह का वर्क करना रहता है लाइट को वर्क, उस तरह का अपने नेचर को बना लेता है। इन द केस ऑफ ब्लैक बॉडी रेडिएशन एंड photoelectric effect, light behaves as particle, but in the case of reflection, refraction, diffraction, interference and polarization, light behaves as wave. That's why light has dual character. और इस बात को उन्होंने बोल दिया, और इससे आइंस्टीन ने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को तो एक्सप्लेन किया ही, साथ में लाइट के बारे में जो कन्फ्यूजन था उसको भी खत्म कर दिया। इसलिए नोबेल प्राइज उनको मिला। लेकिन जैसे ही आइंस्टीन ने बताया कि लाइट के पास पार्टिकल नेचर होता है, वैसे ही डी ब्रोगली नाम के साइंटिस्ट थे, ऐसे इनका एक्चुअल प्रोनाउंस डी ब्रोक्सी होता है, डी ब्रोगली नाम के साइंटिस्ट थे। इनका ब्रेन चाइल्ड हुआ, इनका जो दिमाग का एक डेवलपमेंट हुआ कि अगर वेव के पास पार्टिकल नेचर हो सकता है, क्योंकि लाइट रिनाउंड वेव था, उसके बारे में बहुत पहले से हम लोग पढ़ते आ रहे थे कि लाइट इज वेव, लाइट इज कंटिन्यूअस फ्लो ऑफ एनर्जी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इज वेव। बहुत पहले से उसका कॉन्सेप्ट है, मैक्सवेल ने उसको बताया भी था। तो डी ब्रोगली का बोलना है कि अगर वेव के पास पार्टिकल नेचर हो सकता है, तो पार्टिकल के पास भी वेव नेचर क्यों नहीं हो सकता है? जिस तरह से वेव के पास डुअल कैरेक्टर हो सकता है, उसी तरह से हमारे मैटर के पास भी डुअल कैरेक्टर हो सकता है। ये डी ब्रोगली का ब्रेन चाइल्ड था, यह डी ब्रोगली का थिंकिंग था, ये डी ब्रोगली का सोच था। डी ब्रोगली ने बोला कि जिस तरह से लाइट के पास वेव नेचर के साथ साथ पार्टिकल नेचर भी होता है, उसी तरह से मैटर्स के साथ भी, पार्टिकल के साथ भी, जो पार्टिकल मोशन में है उसके पास भी पार्टिकल नेचर के साथ साथ वेव नेचर भी एसोसिएटेड रहता है, जिसको हम लोग बोलते हैं डी ब्रोगली मैटर्स वेव और डुअल नेचर ऑफ मैटर। डुअल नेचर ऑफ मैटर, डुअल नेचर ऑफ मैटर मीन जिसको हम बोलते हैं डुअल नेचर ऑफ मैटर। डी ब्रोगली के अकॉर्डिंग मैटर के पास भी पार्टिकल के साथ साथ वेव नेचर हो सकता है। फिर उन्होंने बोला कि जितने भी मैटर है सबके साथ, ऑल मैटर इन मोशन हैज सम अमाउंट ऑफ वेव कैरेक्टर्स, बट इन द केस ऑफ ऑर्डिनरी मैटर लाइक फुटबॉल बॉल, टेनिस बॉल, मीन्स कोई भी पार्टिकल अगर मोशन में है, नॉर्मल पार्टिकल है जिसको आप नेकेड आई से आप देखते हो, उसका मास बहुत ज़्यादा होने की वजह से, उसके मास का वैल्यू ज़्यादा होने की वजह से उसके साथ जो वेव एसोसिएटेड रहता है उसका वेवलेंथ बहुत शॉर्ट होता है, बहुत कम होता है। तो उसके वेव नेचर को हम लोग नेग्लेक्ट कर देते हैं, बट एसोसिएटेड रहता है। डी ब्रोगली के अकॉर्डिंग दुनिया का ऑल पार्टिकल, ऑल मैटर, जैसे फुटबॉल है, फुटबॉल को अगर आप किक करते हो फील्ड में तो फुटबॉल के पास मोशन आ जाता है, तो उसके वजह से फुटबॉल के साथ भी वेव एसोसिएट हो जाता है, फुटबॉल के पास वेव नेचर आ जाता है। जैसे आप फैन है, फैन के सभी विंग्स डिस्टिंक्टली अब दिख रहा है। अभी अगर स्विच ऑन कर दोगे फैन मोशन करना शुरू कर देगा, फिर आपको एग्जैक्ट नहीं पता चलेगा कि फैन का विंग कहाँ पे है। इसका मीनिंग है इसके पास क्या आ गया, कंटिन्यूटी आ गया, कंटिन्यूअस हो गया, मीन्स वेव नेचर आ गया। तो डी ब्रोगली का बोलना है कि ऑल मैटर के पास, ऑल पार्टिकल के पास वेव नेचर होता है जो मोशन में है, रेस्ट में नहीं। रेस्ट वाले की बात नहीं है। ऑल पार्टिकल्स प्रेजेंट इन मोशन have some amount of waves, but in the case of ordinary matter which mass is very
वेरी हाई, वेरी हाई नहीं, जिसका मास आपको बिगर है, जो भी जिस पार्टिकल को भी आप देखते हो वो सब का मास बिगर ही है, क्योंकि मास का जो कंपेरिजन होता है वो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, एटम, मोलिक्यूल के रिस्पेक्ट में होता है। तो एटम और मोलिक्यूल के रिस्पेक्ट में जो भी पार्टिकल आप देखते हो उसका मास बहुत ज़्यादा ही रहता है, क्योंकि एटम, इलेक्ट्रॉन, मोलिक्यूल ये सब आपको दिखता नहीं है, इसका मीनिंग उनका मास बहुत छोटा है। तो उनके रिस्पेक्ट में ऑर्डिनरी जो पार्टिकल है उसका मास बहुत ज़्यादा है। तो ऑर्डिनरी पार्टिकल के साथ जो वेव एसोसिएटेड रहता है उसका वेवलेंथ बहुत शॉर्ट होता है, बहुत कम होता है, इसलिए उसका वेव नेग्लिजिबल रहता है, बट रहता उसके पास भी है। बट इलेक्ट्रॉन लाइक पार्टिकल which mass is very small and velocity is very high, you know velocity of electron is 10 to the power in the range of 10 to the power 6, which is just 100 times lesser than velocity of light. So velocity of electron is very high. So according to de Broglie, electron like particle whose mass is very small and velocity is very high, which has considerable wave character, means de Broglie के अकॉर्डिंग ऑर्डिनरी पार्टिकल के पास जो वेव होता है उस वेव को नेग्लेक्ट कर सकते हो आप, क्योंकि वेवलेंथ बहुत छोटा रहता है। लेकिन इलेक्ट्रॉन जैसा पार्टिकल जिसका मास बहुत कम है, वेलोसिटी बहुत ज्यादा है, उसके पास कंसिडरेबल वेव कैरेक्टर रहता है। de Broglie के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉन के साथ अच्छा खासा वेव एसोसिएटेड रहता है, और उसके साथ जो वेव एसोसिएटेड रहता है उसको कैलकुलेट करने के लिए de Broglie ने फॉर्मूला दिया जिसको हम बोलते हैं de Broglie wavelength। de Broglie wavelength of electron means wavelength of wave associated with matter wave is called de Broglie wavelength। मैटर के साथ जो वेव एसोसिएटेड रहता है उस वेव के वेवलेंथ को हम लोग de Broglie wavelength बोलते हैं। तो de Broglie का यह थ्योरी है कि जिस तरह से वेव के पास पार्टिकल नेचर हो सकता है और वेव आपका डुअल बिहेवियर शो कर सकता है, लाइट डुअल बिहेवियर शो कर सकता है, सिमिलरली मैटर्स और पार्टिकल्स कैन हैव वेव नेचर टू एंड दे हैव आल्सो डुअल कैरेक्टर। मींस de Broglie के अकॉर्डिंग सभी मैटर के पास पार्टिकल के साथ साथ वेव नेचर भी रहता है। जब उनका मास ज़्यादा रहता है, वेलोसिटी कम रहता है, तो उस केस में जो वेव एसोसिएटेड रहता है वो वेव का वेवलेंथ छोटा रहता है, मतलब निग्लिजिबल होता है। बट जब पार्टिकल बहुत छोटा हो, वेलोसिटी वेरी हाई हो, जैसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन ये सब हो, तो उसके केस में जो वेव एसोसिएटेड रहता है वो कंसिडरेबल रहता है। इन दिस वे ऑल मैटर्स हैव डुअल कैरेक्टर लाइक लाइट। तो de Broglie के अकॉर्डिंग मैटर के पास भी डुअल कैरेक्टर होता है जैसे लाइट का होता है। तो de Broglie का ये स्टेटमेंट था। तो de Broglie का फाइनल स्टेटमेंट मैं आपको बोल दूं, अकॉर्डिंग टू de Broglie all particles which are in motion has some wave character, but in the case of ordinary particle wavelength associated with wave is negligible, but in the case of electron like particle which mass is very small and velocity is very high has considerable wave character, so electron has dual character। जिस तरह से हमारे लाइट के पास डुअल कैरेक्टर होता है उस तरह से इलेक्ट्रॉन के पास भी डुअल कैरेक्टर होता है, और हमारे मैटर के पास भी डुअल कैरेक्टर होता है। मैटर भी पार्टिकल के साथ साथ वेव जैसा बिहेव कर सकता है। अब हम लोग de Broglie की इस स्टेटमेंट के बेस अब de Broglie ने भी बताया कि मैटर्स के साथ जो वेव एसोसिएटेड रहता है उस एसोसिएटेड वेव का वेवलेंथ कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो उसका फॉर्मूला है लैम्डा de Broglie इज इक्वल टू h/mv। दिस इज मैथमेटिकल फॉर्मूला ऑफ de Broglie स्टेटमेंट। यह हुआ de Broglie वेवलेंथ de Broglie wavelength of matter wave। H Planck constant, mv momentum of particle, momentum of particle। de Broglie के अकॉर्डिंग
जो भी पार्टिकल मोशन में है उसके पास वेव कैरेक्टर रहता है। हाँ, अगर पार्टिकल का मास ज़्यादा है तो उसके साथ जो वेव एसोसिएट होगा उस वेव का वेवलेंथ शॉर्ट होगा, छोटा होगा, जिससे आप उसको नेग्लेक्ट कर सकते हो। मीन्स वेव एसोसिएटेड विथ फुटबॉल इज नेग्लिजिबल, बट वेव एसोसिएटेड विथ इलेक्ट्रॉन इज नॉट नेग्लिजिबल। डी ब्रॉगली के अकॉर्डिंग अगर कोई पार्टिकल रेस्ट में है तो उसके साथ वेव एसोसिएट नहीं होगी। जैसे ही रेस्ट होगा वेलोसिटी जीरो हो जाएगा, फिर मोमेंटम जीरो हो जाएगा, फिर डी ब्रॉगली वेवलेंथ अनडिफाइंड हो जाएगा। तो पार्टिकल अगर मोशन में है तो उसके साथ वेव एसोसिएटेड है और उसका वेवलेंथ हम लोग इस फॉर्मूला से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ऑर्डिनरी पार्टिकल के केस में आप जो वेवलेंथ होगा वो बहुत नेग्लिजिबल होगा, कम होगा, शॉर्ट होगा। बट इन द केस ऑफ इलेक्ट्रॉन लाइक पार्टिकल विच मास इज वेरी स्मॉल, वेलोसिटी इज वेरी वेरी हाई, उस केस में जो वेव होगा कंसिडरेबल होगा, उसको हम लोग कंसिडर करेंगे और इसको इस फॉर्मूला से हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। अब मैं इस डी ब्रॉगली का जो फॉर्मूला है इसको डिराइव करने जा रहा हूँ। मैं डी ब्रॉगली के स्टेटमेंट भी लिख दे रहा हूँ, हालांकि मैं पूरे स्टेटमेंट को कई दफ़ा प्रॉपर्ली बोल दिया हूँ, फिर भी देखो। like light radiation, matters have also dual character. That means all particles in motion have some wave character. Actually, electron-like particle which mass is very small and velocity is very high has considerable wave character. और इस जो पार्टिकल के पास वेव होगा उसके वेव के वेवलेंथ को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है डी ब्रॉगली वेवलेंथ। अब इस डी ब्रॉगली ने पार्टिकल और वेव दोनों नेचर को मिक्स कर दिया है। मीन्स पार्टिकल के पास पार्टिकल नेचर के साथ साथ वेव नेचर आ गया। अब मैं इस फॉर्मूला का डेरिवेशन करने जा रहा हूँ, डेरिवेशन ऑफ डी ब्रॉगली फॉर्मूला। थीसिस को देखो कैसे करेंगे हम लोग। We know that E is equal to h nu according to Max Planck equation। उनके अकॉर्डिंग लाइट की मीन्स एनर्जी के पास पार्टिकल नेचर होता है। मैक्स प्लैंक फ्रॉम Einstein mass energy equivalence equation, mass equivalence equation E is equal to mc स्क्वायर। यह वेव को पार्टिकल बना रहा है और ये पार्टिकल को वेव बना रहा है। मीन्स यह फॉर्मूला बता रहा है कि ये मास के पार्टिकल को जब एनर्जी में कन्वर्ट करोगे तो mc स्क्वायर के इक्वल हो जाएगा। एंड दिस रिप्रेजेंट्स ई एनर्जी को अगर पार्टिकल के फॉर्म में ले जाओगे तो h नहीं हो जाएगा। मीन्स यह इक्वेशन बताता है पार्टिकल एनर्जी को मीन्स वेव को पार्टिकल में कन्वर्ट करता है और यह पार्टिकल को वेव में कन्वर्ट करता है। दो और वेव और पार्टिकल दोनों सेम हो गया। डी ब्रॉगली के अकॉर्डिंग जो पार्टिकल है वेव है, जो वेव है पार्टिकल है, इसलिए दोनों को हम लोग मिक्स करेंगे। फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, एच न्यू इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर। एच न्यू को आप लिखेगा एच सी बाई लैम्डा, एम सी स्क्वायर, एक सी से सी कैंसल हो गया तो लैम्डा इज इक्वल टू व्हाट, h by mc। दिस इज द फॉर्मूला फॉर फोटोन। यह हुआ वेवलेंथ, डी ब्रॉगली वेवलेंथ हुआ इसका जी फोटोन का एम्स, क्योंकि ये लाइट की बात हो रही, लाइट क्योंकि सी वेलोसिटी ऑफ लाइट है। हालांकि ये सही पार्टिकल के लिए एप्लीकेबल है। किसी पार्टिकल को अगर मास को एनर्जी में कन्वर्ट करोगे तो एम सी स्क्वायर हो जाता है, लेकिन अभी सी वेलोसिटी ऑफ लाइट है तो फोटोन के लिए है। यह मोमेंटम ऑफ फोटोन, यह मोमेंटम है, एच प्लैंक कांस्टेंट हुआ। तो जनरल इक्वेशन के लिए फॉर जनरल
लैम्डा डी ब्रोगली इज इक्वल टू एच बाई क्या होगा, एम बी हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोगों ने डी ब्रोगली के फॉर्मूला को डिराइव कर लिया। अदर फॉर्मेट्स ऑफ डी ब्रोगली इक्वेशन, डी ब्रोगली के जो वेवलेंथ है, मीन्स किसी भी मैटर के साथ जो भी एसोसिएटेड रहता है उसके वेवलेंथ निकालने का कई सारा फॉर्मूला हो सकता है। मीन्स इसको अलग अलग फिजिकल क्वांटिटी के टर्म्स में कन्वर्ट करूंगा। फिलहाल मोमेंटम के टर्म्स में जो है वो बेसिक फॉर्मूला है। दिस इज एक्चुअल मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ डी ब्रोगली इक्वेशन और डी ब्रोगली थ्योरी। हालांकि डी ब्रोगली थ्योरी क्यों आया तो मैं पहले ही बता दिया हूं कि बोर के ड्राइविंग मॉडल में बहुत सारे डिमेरिट्स आ गया। वो बोर नहीं बता पाए कि स्पेक्ट्रल लाइन का स्प्लिटिंग क्यों हुआ, इसलिए फिर न्यू थ्योरी आया। डी ब्रोगली ने एक्सपेरिमेंट किया, सोचा कि एटम के बारे में उन्होंने और भी डिटेल स्टडी किया और अपना स्टेटमेंट दिया। तो बहुत सारी इस तरह से और डेवलपमेंट हो गया, आप आगे देखते जाओगे। बट डी ब्रोगली का मैथमेटिकल इक्वेशन जो है इसको और दूसरे फॉर्म में मैं कन्वर्ट कर रहा हूं। तो गौर से देखो, वी नो दैट काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर, राइट। आप इस m से दोनों साइड मल्टीप्लाई कर दो तो के इंटू एम इज इक्वल टू हाफ एम स्क्वायर वी स्क्वायर। मैं एम बी के वैल्यू पुट करना चाहता हूँ, तो एम भी इज इक्वल टू व्हाट, टू काइनेटिक एनर्जी इंटू एम अंडर रूट। अब इसको पुट करेंगे इक्वेशन 1 में, फ्रॉम इक्वेशन 1 लैम्डा डी ब्रोगली इज इक्वल टू एच बाई अंडर रूट टू के एम। तो ये भी एक फॉर्मूला हुआ। काइनेटिक एनर्जी दिया रहेगा और फिर आपसे बोलेगा लैम्डा डी ब्रोगली निकालो, तो डायरेक्ट निकाल सकते हो ऐसे काइनेटिक एनर्जी की हेल्प से। अब हमारा कोई चार्ज पार्टिकल है, उसको भी पोटेंशियल डिफरेंस में एक्सेलरेट किया जा रहा है, तो उस केस में काइनेटिक एनर्जी का वैल्यू उसके वोल्टेज के टर्म्स में आ सकता है। तो देखो जी दूसरा फॉर्मूला, इफ particle has q charge and which is accelerated in v potential difference, then kinetic energy of charged particle is equal to q into v। तो यहाँ पे q भी रख देंगे हम लोग इक्वेशन में। फ्रॉम above इक्वेशन तो लैम्डा डी ब्रोगली इज इक्वल टू व्हाट, h बाई अंडर रूट q इंटू वी एम। अलग इक्वेशन हो गया। अब अगर इलेक्ट्रॉन रहेगा फॉर इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन के केस में q की जगह पे क्या हो जाएगा, e हो जाएगा। फॉर इलेक्ट्रॉन लैम्डा डी ब्रोगली इज इक्वल टू h बाई EVM. Some question on de Broglie theory. A ball of mass 100 gram is moving with a velocity of 100 meter per second. Find wavelength of de Broglie wave, चलिए कैलकुलेट करते हैं। We know that
लैम्डा डी ब्रोगली इक्वल टू एच बाई एम भी, एच प्लैंक कांस्टेंट का वैल्यू रखो 6.63 10⁻34, मास कितना है 100 ग्राम, ग्राम को केजी में कन्वर्ट करेंगे, 10⁻³ से मल्टीप्लाई करेंगे, वेलोसिटी 100 मीटर से 100 रह जाएगा, तो तुम्हारा 10⁻4 10 बचा, ऊपर जाएगा तो 10⁻35 हो जाएगा, मीन्स डी ब्रोगली वेवलेंथ होगा 6.63 10⁻35 मीटर। यू कैन सी दिस इज वेरी स्मॉल, मीन्स फुटबॉल के साथ जो वेव एसोसिएटेड है वो क्या है जी, निग्लिजिबल है। तो डी ब्रोगली ने बताया कि जो ऑर्डिनरी पार्टिकल्स हैं जिसको आप अपने नेकेड आई से देखते हो, उसके साथ जो वेव एसोसिएटेड होगा वो निग्लिजिबल होगा, उसको आप नेग्लेक्ट कर सकते हो कि बहुत शॉर्ट वेवलेंथ होगा, बहुत छोटा होगा। बट जो पार्टिकल एटॉमिक और सब एटॉमिक लेवल का होगा, जिसको आप देख नहीं सकते हो, जैसे एटम है, मोलेकुल है, इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, तो उसके साथ जो वेव एसोसिएटेड होगा अच्छा खासा होगा, मीन्स कंसिडरेबल होगा। जैसा कि उन्होंने एग्जाम्पल के तौर पर लिया इलेक्ट्रॉन का, कि इलेक्ट्रॉन लाइक पार्टिकल के पास वेव कंसिडरेबल होगा, जो एक बहुत बड़ी बात थी। और उनके स्टेटमेंट का मेन पॉइंट वही था कि इलेक्ट्रॉन लाइक पार्टिकल के पास कंसिडरेबल वेव कैरेक्टर होगा। अब दूसरा क्वेश्चन इस पे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ए स्ट्रीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम हीटेड फिलामेंट वाज पास्ड टू चार्ज प्लेट्स, दो चार्ज प्लेट के बीच से पास कर रहा है, केप्ट एट ए पोटेंशियल डिफरेंस V ESU, जहाँ ESU टर्म आ गया। ESU का फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। ESU का मीनिंग हुआ इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। यह CGS सिस्टम में चार्ज का यूनिट है, यह चार्ज का यूनिट होता है ESU। ESU में अगर आप इलेक्ट्रॉन का चार्ज की बात करोगे तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज एसआई सिस्टम में होता है 1.6 10⁻19 कूलम्ब। ESU में होता है इलेक्ट्रॉन का वैल्यू 4.8 × 10⁻10 ESU। बस इसको याद रख सकते हो। अब VSU, if E and M are charge and mass of electron respectively, E और M इलेक्ट्रॉन का चार्ज और मास है रिस्पेक्टिवली, यहाँ पर दिया हुआ है। Then the value of H by lambda, where lambda is de Broglie wavelength of electron, is given by, means H by lambda का वैल्यू आपको निकालना है। तो we know that lambda de Broglie is equal to H by, मैं आपको पढ़ाया हूँ, यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस V है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज E है, तो क्या होगा जी √2EVM, यहाँ पे H by लैम्डा निकालना है, तो इसको इधर फेंको, इसको इधर फेंको, तो H by लैम्डा इक्वल टू क्या हो जाएगा √2EVM। कौन है यहाँ पे देख लो, तो 2EVM आपका बी ऑप्शन भी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द एटॉमिक मासेस ऑफ हीलियम and neon are 4 and 20 AMU respectively. The value of the de Broglie wavelength of helium gas at -73 degrees centigrade is m times that of de Broglie wavelength of neon at 727 degrees centigrade is 727 डिग्री सेंटीग्रेड। M इज, आपसे पूछ रहा है कि हीलियम और नियॉन का जो डी ब्रोगली वेवलेंथ है उसका रेशियो क्या होगा। तो देखो जी, यहाँ पे टेम्परेचर दिया हुआ है और आपको तो पता है कि टेम्परेचर पे गैस का वेलोसिटी डिपेंड करता है, उसका काइनेटिक एनर्जी डिपेंड करता है। तो डायरेक्टली हम लोग काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में जानते हैं डी ब्रोगली वेवलेंथ, लैम्डा डी ब्रोगली इक्वल टू H by √2m काइनेटिक एनर्जी, और ये भी जानते हैं काइनेटिक एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। तो काइनेटिक एनर्जी जगह पर टेम्परेचर रख देंगे, मीन्स लैम्डा डी ब्रोगली इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा 1 by √2m t। प्रोपोर्शनल है इसीलिए मैं यहाँ प्रोपोर्शनलिटी साइन दे दिया, एग्जैक्ट टी नहीं लिखेंगे बट प्रोपोर्शनलिटी में चलेगा।
T जहाँ पे टेम्परेचर हो गया। अब लैम्डा हीलियम बाई लैम्डा नियॉन तो उलट जाएगा क्योंकि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है इसका। तो 2m मास ऑफ नियॉन टेम्परेचर ऑफ नियॉन बाई 2 मास ऑफ हीलियम टेम्परेचर ऑफ हीलियम, रख दो 2 हो गया। मास ऑफ हीलियम मास ऑफ नियॉन 20 है, टेम्परेचर इसका 727 डिग्री सेंटीग्रेड है, केल्विन में कन्वर्ट करोगे तो 1000 हो जाएगा। हीलियम का मास 4 है, हीलियम का टेम्परेचर है -73 डिग्री सेंटीग्रेड, केल्विन में कन्वर्ट करोगे 200 हो जाएगा। इसको कट करोगे 25 आएगा, 25 का √5 होगा, आंसर होगा 5। देखो जी, डी ब्रोगली ने मैटर वेव्स का जो स्टेटमेंट दिया, मीन्स जी डी ब्रोगली ने अपना जो थ्योरी दिया एटम के बारे में, एटम के इलेक्ट्रॉन्स के बारे में, उसका कोई एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन उन्होंने नहीं दिया था डी ब्रोगली ने। डी ब्रोगली ने प्रिज्यूम किया था कि जिस तरह से लाइट के पास पार्टिकल नेचर हो सकता है उस तरह से पार्टिकल के पास वेव नेचर हो सकता है, और एटम के अंदर जो इलेक्ट्रॉन है उसके पास तो अच्छा खासा वेव नेचर होगा क्योंकि उसका वेलोसिटी वेरी वेरी हाई होता है, मास बहुत बहुत कम रहता है। तो ये स्टेटमेंट उन्होंने दे दिया, बट इसका कोई एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन उन्होंने नहीं किया। डी ब्रोगली का ही स्टूडेंट था डेविसन एंड जर्मर, दो साइंटिस्ट था डेविसन एंड जर्मर। इन दोनों ने क्या किया कि क्रिस्टल का स्टडी करने के लिए किसी भी एलिमेंट, जो क्रिस्टल है, क्रिस्टल समझते हो, सॉलिड में जब उसका कॉन्स्टिट्यूएंट्स रेगुलरली अरेंज रहता है तो उसको हम लोग क्रिस्टल बोलते हैं। खासकर जितने भी आपके मेटल्स हैं, आयोनिक सॉलिड्स हैं, सब के सब क्रिस्टल हैं। तो आयोनिक सॉलिड्स और मेटल्स को देखने के लिए हम लोग एक्सरे का इस्तेमाल करते थे पहले, आज भी बोन्स को देखने के लिए, आज भी हम लोग बोन्स को देखने के लिए कि हम लोग बॉडी के अंदर बोन्स में कहीं कोई प्रॉब्लम है कि नहीं, एक्सरे करवाते हैं हम लोग। एक्सरे का इमेज होता है, इमेज बनता है, उस इमेज से पता चल जाता है कहाँ फ्रैक्चर है, कहाँ नॉर्मल है। तो क्रिस्टल का भी स्टडी करने के लिए साइंटिस्ट एक्सरे का इस्तेमाल करते थे। एक्सरे का डिफ्रैक्शन पैटर्न होता था, एक्सरे जब क्रिस्टल के ऊपर फॉल होता था तो उसके क्रिस्टल के जितने भी लैटिस पॉइंट होता था, मीन्स उसका एटम, यहाँ जैसे मान लो सोडियम क्रिस्टल लोगे तो सोडियम एटम जहाँ जहाँ होगा, सोडियम क्लोराइड क्रिस्टल लोगे तो जहाँ जहाँ सोडियम प्लस और Cl- होगा वहाँ से एक्सरे डिफ्रैक्ट होता था और उसका डिफ्रैक्शन एक पैटर्न बनता था। उस डिफ्रैक्शन पैटर्न से हम लोग एक क्रिस्टल के स्टडी करते थे, क्रिस्टल के किस किस पॉइंट पे एटम है, कहाँ पे एम्प्टी स्पेस है, उनके बीच का लोकेशन क्या है, डिस्टेंस क्या है, एवरीथिंग। डेविसन जर्मर ने क्या किया कि क्रिस्टल के स्टडी करने के लिए एक्सरे के जगह पे फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन बीम का इस्तेमाल किया। बीम का मीनिंग होता है कलेक्शन। इलेक्ट्रॉन को उन्होंने फिलामेंट से इमिट कराया, थर्मोयानिक इमिशन से इलेक्ट्रॉन को इमिट करा करके वोल्टेज मीन्स प्रॉपर एक्सेलेटर था, मीन्स पोटेंशियल डिफरेंस था, पोटेंशियल डिफरेंस से इलेक्ट्रॉन को पास कराया। ये एक्सपेरिमेंट 12th क्लास के फिजिक्स में पढ़ना भी है। डेविसन जर्मर एक्सपेरिमेंट 12th क्लास के फिजिक्स का एक टॉपिक है, लेकिन यहाँ वो एक्सपेरिमेंट बताने की जरूरत नहीं है क्योंकि उस एक्सपेरिमेंट को समझने में भी आपको दिक्कत होगा, क्योंकि बहुत सारी बातें फिजिक्स का आप नहीं जानते हो और नीड भी नहीं है, हमारे सिलेबस का ही पार्ट नहीं है। मैं तो आपको यही इंटरेस्ट के लिए बता रहा हूँ कि डेविसन जर्मर के एक्सपेरिमेंट ने क्या क्या किया दुनिया में। डेविसन एंड जर्मर ने एक्सरे के जगह पे फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन बीम का इस्तेमाल किया क्रिस्टल के स्टडी करने के लिए। और फिर उस सब ने नोटिस देखा कि जो क्रिस्टल का एक्सरे जब क्रिस्टल के ऊपर हम लोग फॉल कराते थे, इंसिडेंट कराते थे, तो जो डिफ्रैक्शन पैटर्न बनता था, सिमिलर डिफ्रैक्शन पैटर्न फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन बीम के द्वारा भी बना। इसका मीनिंग हुआ कि जो कैरेक्टर एक्सरे के पास है वही कैरेक्टर किसके पास आ गया, फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन बीम के पास आ गया। मीन्स इलेक्ट्रॉन का रे चल रहा है, इलेक्ट्रॉन का कलेक्शन चल रहा है, उसके पास वही आ गया। मीन्स कहीं पे इलेक्ट्रॉन कंटिन्यूअसली अगर उसको मूव कराया जा रहा है, उसका रे बना दिया जा रहा है, उसका बीम पास कर रहा है, तो इलेक्ट्रॉन का कलेक्शन भी, इलेक्ट्रॉन बीम भी वही काम कर रहा है जो काम एक्सरे करता था। इससे क्लियर हो गया कि इलेक्ट्रॉन्स हैव आइडेंटिकल कैरेक्टर विथ एक्सरे एंड वी नो एक्सरे इज ए कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। एक्सरे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का एक कंपोनेंट है। इट मीन्स क्लियर हो गया कि इलेक्ट्रॉन हैज वेव कैरेक्टर, मीन्स इलेक्ट्रॉन हैज कैरेक्टर लाइक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। जिस तरह से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के पास कैरेक्टर होता है वैसा कैरेक्टर आपके इस इलेक्ट्रॉन के पास भी आ गया। मीन्स डी ब्रोगली जो बात कह रहे हैं वो सही हो गया।
डिवीजन जर्मर ने एक्सपेरिमेंट करके दुनिया को बता दिया कि उसके गुरुदेव क्या है जी, सही है। मीन्स डी ब्रोगली का जो स्टेटमेंट है मैटर्स वेव के बारे में वो करेक्ट है। अब consequences of this डिवीजन जर्मन एक्सपेरिमेंट इज, consequence इसका क्या हुआ, वो बहुत ट्रिमेंडस हुआ। डिवीजन जर्मन के एक्सपेरिमेंट के बाद दुनिया में साइंटिस्टों ने क्या किया कि माइक्रोस्कोप में जहां पे हम लोग लाइट का इस्तेमाल करते थे किसी पार्टिकल को देखने के लिए, माइक्रोस्कोप का काम क्या है पता है आपको, टाइनी पार्टिकल को देखने के लिए हम माइक्रोस्कोप का इस्तेमाल करते हैं, जो वेरी वेरी छोटा पार्टिकल उसका स्टडी करने के लिए। अब इस एक्सपेरिमेंट के बाद जब लोगों को पता चल गया कि लाइट के इलेक्ट्रॉन के पास वेव नेचर है, मीन जैसा लाइट बिहेव करता है वैसा कर सकता है, तो लाइट की जगह पे एक्सरे का इस्तेमाल हुआ और फिर दुनिया में पहला बना इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। And you can't believe, magnifying power of electron microscope was 15 million, means 15 million, 15 million उसका मैग्नीफाइंग पावर, मिलियन का मतलब समझते हो ना, 10 to the power 6, मीन्स इतना टाइम्स आपका इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप मैग्नीफाइंग करता है, किसी चीज को बढ़ाता है। अगर मैं आपको समझाने के लिए बताऊं तो बोल सकता हूं कि अगर आप चींटी को देखोगे तो हाथी जैसा दिखेगा, क्योंकि ये देख रहे हो इतना, मीन्स 15 आप देख रहे हो कितना हो जाए, 150 लाख टाइम्स, 150 लाख टाइम्स बढ़ा देता है साइज को हमारे इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। जिसकी वजह से इस इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के आने की वजह से मेडिकल फील्ड में एकदम रिवोल्यूशन आ गया। बहुत छोटे छोटे पार्टिकल का वायरिया मतलब बैक्टीरिया का स्टडी होने लगा और फिर बहुत सारा चेंजेज आया। तो डिवीजन जर्मन का एक्सपेरिमेंट दुनिया के लिए रिवोल्यूशनरी रहा। और इस तरह से जैसे ही डिवीजन जर्मन का एक्सपेरिमेंट अप्रूव्ड किया कि डी ब्रोगली का मैटर का कॉन्सेप्ट करेक्ट है, वैसे ही डी ब्रोगली को नोबेल प्राइज दे दिया गया। 1931 में डी ब्रोगली को नोबेल प्राइज मिला उनके डुअल कैरेक्टर थ्योरी के लिए। नाउ हेजनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, हेजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, हेजनबर्ग नाम के साइंटिस्ट है, जर्मन साइंटिस्ट थे, इन्होंने अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल दिया। अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल क्या है इसको समझो। इनका बोलना यह है कि इलेक्ट्रॉन लाइक पार्टिकल जिसका मास बहुत बहुत कम होता है, 9.1 × 10⁻³ kg के रेंज में होता है, मीन्स सन के मास को अगर उलट दोगे उससे भी जो आएगा उससे भी छोटा मास इलेक्ट्रॉन का मास होता है, मीन्स बहुत बहुत कम होता है। और वेलोसिटी वेरी वेरी हाई, 10⁶ के रेंज में होता है। तो इलेक्ट्रॉन लाइक पार्टिकल जिसका मास बहुत कम, वेलोसिटी वेरी वेरी हाई है, उसका एग्जैक्ट पोजीशन और एग्जैक्ट मोमेंटम साइमल्टेनियसली मीन्स एक साथ कैलकुलेट करना इम्पॉसिबल है। मीन्स इनके अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉन लाइक पार्टिकल का एग्जैक्ट मोमेंटम और एग्जैक्ट पोजीशन एक साथ कैलकुलेट करना पॉसिबल ही नहीं है। इसी को इन्होंने बोला, इट स्टेट्स दैट स्टेटमेंट, इट इज इम्पॉसिबल टू डिटरमिन साइमल्टेनियसली द एग्जैक्ट पोजीशन एंड द एग्जैक्ट मोमेंटम ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। इसको दूसरे वर्ड्स में बोल सकते हैं, इट इज इम्पॉसिबल टू डिटरमिन एग्जैक्ट पोजीशन एंड मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन लाइक पार्टिकल साइमल्टेनियसली। आप दोनों बोल सकते हो, ये एनसीईआरटी का स्टेटमेंट है, ये मैं आपको बताया हूं। मीन्स दोनों में बात कोई बोल सकते, मीन्स यही है इनके कहने का मतलब मेन जो पॉइंट कि इलेक्ट्रॉन लाइक पार्टिकल का मास मतलब मोमेंटम और पोजीशन दोनों को एक साथ एग्जैक्ट कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं। अब इसका मैथमेटिकल फॉर्म देखो, इनके स्टेटमेंट का मैथमेटिकल फॉर्म इनके स्टेटमेंट से आपको लगे ही नहीं आया है, क्योंकि यह साइंस ये थ्योरेटिकल है, इसका मैथमेटिकल फॉर्मूला यहाँ पे आएगा, वो कोई डेरिवेशन नहीं है, क्योंकि यहीं से स्टार्ट हुआ है। किसी भी साइंटिस्ट के स्टेटमेंट का जो मैथमेटिकल फॉर्म होता है उसका डेरिवेशन पॉसिबल नहीं है। जिसे डी ब्रोगली का मैंने जो बताया उसमें डेरिवेशन हुआ, क्योंकि डी ब्रोगली एक ऐसे कॉन्सेप्ट को यूज करते थे जिस कॉन्सेप्ट को मिक्स करके मैंने ला दिया। बट यहाँ पे इनका अपना एक डेफिनेशन है, कि अपना कॉन्सेप्ट है जिसका मैथमेटिकल फॉर्मूला खुद डिफाइन कर रहे हैं। आप देखो, डेल्टा x इंटू डेल्टा p
इज ग्रेटर इक्वल टू h बाई 4 पाई। मीन्स यह हेजनबर्ग का मैथमेटिकल फॉर्मूला है जहां पे डेल्टा एक्स है अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम, डेल्टा पी है सॉरी डेल्टा एक्स है अनसर्टेनिटी इन पोजीशन, डेल्टा पी है अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम, अनसर्टेन मोमेंटम। ये अनसर्टेनिटी का मीनिंग क्या हुआ? अनसर्टेनिटी का मीनिंग होता है नॉट सर्टेनिटी, मीन्स अनसर्टेनिटी का मीनिंग हुआ एरर। जैसे मिसाल के तौर पे अब अगर कोई ये स्टूडेंट मुझसे बोलता है कि सर कितना बजे क्लास है, कब आऊं, तो मैं बोलूंगा कि सुनो 10 से लेकर 11 के बीच में आ जाना। तो क्या हुआ? ये अनसर्टेनिटी टाइम हो गया, मीन्स 1 घंटे टाइम उसका स्पॉइल हो सकता है। अब अगर कोई स्टूडेंट एग्जैक्ट 10 बजे ही आ गया और क्लास शुरू हुआ 11 बजे से, तो 1 घंटा उसका बर्बाद हुआ। अगर कोई स्टूडेंट एग्जैक्टली 11 बजे आया और क्लास शुरू हो गया 10:30 से ही, तो आधा घंटा उसका चला गया क्लास का। तो अनसर्टेनिटी इन टाइम में हुआ। तो अनसर्टेनिटी जब भी होता है वो एरर होता है एक तरह से। जितना ही ज़्यादा अनसर्टेनिटी होगा एक्यूरेसी उतना ही कम रहेगा। तो अनसर्टेनिटी मीन्स एरर। अब चूंकि दोनों का प्रोडक्ट ग्रेटर इक्वल टू h बाई 4 पाई है, तो इक्वलिटी का तो हम लोग समझ में आता नहीं है, इसलिए ये अनइक्वलिटी हम लोग हटा देंगे, इक्वल टू ले लेंगे। मीन्स हेजनबर्ग का मैथमेटिकल फॉर्मूला डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी इज इक्वल टू h बाई 4 पाई हो जाएगा। ये इसका मैथमेटिकल फॉर्मूला हो गया। अब h यहाँ पे प्लैंक कांस्टेंट है, 4 कांस्टेंट है, पाई कांस्टेंट है। इसका मीनिंग यह हुआ कि दोनों अनसर्टेनिटी मीन्स अनसर्टेनिटी पोजीशन एंड अनसर्टेनिटी मोमेंटम का प्रोडक्ट कांस्टेंट हो गया। यह अपने स्टेटमेंट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, गौर से सुनो। इनका कहना यह है कि मोमेंटम, एग्जैक्ट मोमेंटम और एग्जैक्ट पोजीशन एक ही समय पे करेक्ट नहीं निकल सकता है, जिसको इन्होंने रिप्रेजेंट किया मैथमेटिकल फॉर्मूला में कि अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम एंड अनसर्टेनिटी इन पोजीशन, अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम एंड अनसर्टेनिटी पोजीशन का प्रोडक्ट कांस्टेंट हो गया। मीन्स अगर तुम पोजीशन में अनसर्टेनिटी अगर कम करते हो, मीन्स पोजीशन को अगर एग्जैक्ट मेजर करने की कोशिश करोगे, तो मोमेंटम में अनसर्टेनिटी क्या होगा? बढ़ जाएगा, एरर क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। अगर आप मोमेंटम के एरर को कम करोगे, मीन्स मोमेंटम को अगर एग्जैक्ट कैलकुलेट करोगे, तो पोजीशन में अनसर्टेनिटी क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा, मीन्स एरर बढ़ जाएगा। इनके कहने का मीनिंग यही है इस मैथमेटिकल फॉर्मूला से। जो मैथमेटिकल फॉर्मूला इनके स्टेटमेंट को क्या कर रहा है जी? एक्सप्लेन कर रहा है। अनसर्टेनिटी थ्योरी के मैथमेटिकल फॉर्मूला से आगे बढ़ते हैं हम लोग। वी नो दैट डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी इज इक्वल टू h बाई 4 पाई। लेकिन यहाँ एक और बात मैं बता दूँ, h क्रॉस यहाँ लिख सकते हैं हम लोग। h क्रॉस इस तरह से, इसका मीनिंग होता है h बाई 2 पाई, h क्रॉस का। तो ये आप ऐसे लिख सकते हो डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी इज इक्वल टू h क्रॉस बाई 2। ऐसे भी लिखा रहेगा तो आप कंफ्यूज नहीं होना, दोनों एक ही है। h क्रॉस का मीनिंग होता है h बाई 2 पाई को h क्रॉस भी लिखते हैं। अब इससे हम लोग और आगे बढ़ते हैं। यह डेल्टा पी अनसर्टेन मोमेंटम है, मोमेंटम p इज इक्वल टू एम भी मोमेंटम। मास में तो अनसर्टेनिटी हो नहीं सकता है, किसी भी पार्टिकल का मास फिक्स्ड होता है। वेलोसिटी में अनसर्टेनिटी हो सकता है, जो आप मेजर करते हो, तो वेलोसिटी में अनसर्टेनिटी हो सकता है। तो डेल्टा पी अनसर्टेनिटी मोमेंटम इज इक्वल टू मास इंटू डेल्टा भी आप लिख सकते हो। ये हुआ अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी। वेलोसिटी ये हुआ अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम। इन मोमेंटम
फ्रॉम इक्वेशन वन वी कैन राइट डेल्टा एक्स इंटू एम डेल्टा भी इज इक्वल टू एच बाई 4 पाई. सो डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा भी इज इक्वल टू एच बाई 4 पाई एम. एक और फॉर्मेट आ गया, फॉर्मूला आ गया इसका. हियर डेल्टा एक्स इज अनसर्टेनिटी इन पोजीशन, डेल्टा भी इज अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी. इसका प्रोडक्ट हो गया एच बाई 4 पाई एम. अब हम लोग इसको डिराइव करके कुछ और भी फॉर्मूला ला सकते हैं, जैसे डेल्टा एक्स टू डेल्टा पी इक्वल टू एच बाई 4 पाई. अब डेल्टा टी से मैं डिवाइड मल्टीप्लाई दोनों कर दिया, तो यह चेंज इन मोमेंटम है, मीन्स यह मोमेंटम है, टाइम है, तो रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम फोर्स होता है, तो फोर्स हो गया. फोर्स इंटू डेल्टा एक्स तुम्हारा क्या हो जाएगा, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट वर्क डन होता है, और वर्क डन डेल्टा टी एच बाई 4 पाई मीन्स अनसर्टेनिटी इन वर्क डन इंटू अनसर्टेनिटी टाइम इज इक्वल टू क्या होगा एच बाई 4 पाई. तो ये भी एक स्टेटमेंट हुआ, मैथमेटिकल फॉर्मूला हुआ. अब हम लोग न्यूमेरिकल्स करने जा रहे हैं इस टॉपिक पे. देखो ये क्वेश्चन, इस क्वेश्चन से मैं आपको ये भी बताऊंगा कि अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल का फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है. हालांकि फिजिकल सिग्निफिकेंस मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ, बट इस न्यूमेरिकल से भी कुछ आपको आइडिया मिलेगा. A golf ball has a mass of 40 gram and a speed of 45 meter per second. If the speed can be measured within accuracy of 2%, calculate the uncertainty in the position. मीन्स विदिन एक्यूरेसी, इसका मीनिंग हुआ कि अनसर्टेनिटी कितना है, 2% है वेलोसिटी के. तो बोल रहा है कि कैलकुलेट द अनसर्टेनिटी इन द पोजीशन. तो अनसर्टेनिटी द स्पीड इज 2%. सो डेल्टा भी इज इक्वल टू 45 इंटू 2/100 0.9 मीटर पर सेकेंड. फॉर्मूला हम लोग जानते हैं डेल्टा एक्स डेल्टा वी इक्वल टू एच बाई 4 पाई एम. तो डेल्टा एक्स इक्वल टू एच बाई 4 पाई एम डेल्टा वी. कैलकुलेट करने पे आ रहा है 1.46 10 टू द पावर माइनस 33 मीटर. देख रहे हो कितना बहुत छोटा है. मीन्स अनसर्टेनिटी इन पोजीशन एंड मोमेंटम वेलोसिटी का मीनिंग तभी है जब पार्टिकल आपका एटॉमिक और सब एटॉमिक लेवल का हो. जब पार्टिकल एटम, मोलेकुल, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन होगा तो उस केस में अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल एप्लीकेबल है. अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल वैसे पार्टिकल के केस में एप्लीकेबल नहीं है जो आपका माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल है, मीन जिसको आप नेकेड आई से देखते हो. इसलिए गोल इसमें देख रहे हो जो डेल्टा एक्स आया है और निग्लिजिबल है. मीन्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल स्पेशली उसके लिए है जो इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन लाइक पार्टिकल है, जो एटॉमिक और सब एटॉमिक लेवल का पार्टिकल है. मैक्रोस्कोपिक मीन्स इसको आप नेकेड आई से देखते हो, उसके ऊपर यह अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल एक्ट नहीं होता है. और ऐसा क्यों नहीं होता है, इसका आंसर भी तुरंत मैं देने वाला हूं, जिसको अंडर द बैनर ऑफ फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल. आप इस चीज को देखो, फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल. Physical significance of uncertainty principle. Physical significance of uncertainty principle. देखो जी, एटम है, इसका इलेक्ट्रॉन है, इसका वेलोसिटी v है, मीन्स इसका मोमेंटम p हो गया mv, इसका रेडियस r है. अब हम लोग को इस इलेक्ट्रॉन का पोजीशन और मोमेंटम मेजर करना है. चलिए फिजिकल सिग्निफिकेंस समझते हैं अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल का. इफ यू वांट टू सी एग्जैक्ट पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, देन यू नीड ए रेड लाइट विच हैज हाई एनर्जी. मीन्स हाई एनर्जी के लाइट को अगर इसके ऊपर फेंकोगे तब ये क्लियरली दिखेगा. मिसाल के तौर पे जैसे मान लो यहाँ पे टेबल पे रखा हुआ है, एक नीडल रखा हुआ है. अब आपको यहाँ पे एक नीडल रखा हुआ है, इसको आपको देखना है तो क्या करना होगा, यहाँ पे लाइट होना चाहिए तब आपको दिखेगा. अगर लाइट नहीं रहेगा दिखेगा ही नहीं. अगर लाइट बहुत डीम है, मीन्स रात है, और एक आप जो सबसे कम वाट का बल्ब होता है
जो नाइट बल्ब जिसको बोलते हैं, वो आकर लगा दो यहाँ पे, तो क्या होगा? वो नीडल दिखेगा आपको? नहीं दिखेगा, वो धुंधला जैसा दिखेगी इस रीजन में कहीं है। तो अब नीडल को उठाने के लिए वो क्या करना पड़ेगा? ऐसे ऐसे हाथ करना पड़ेगा, फिर नीडल को आप उठाओगे। क्यों? क्योंकि आपको एग्जैक्ट नहीं दिख रहा है। क्यों नहीं दिख रहा है? क्योंकि लाइट जो इसके ऊपर फॉल हो रहा है उसके पास एनर्जी कम है, उसके पास इल्यूमिनेंस कम है, तो आपको दिख नहीं रहा है। तो इफ यू वांट टू सी एग्जैक्ट पोजीशन ऑफ नीडल, देन यू हैव टू अलाउ ए रेडिएशन ऑफ हायर एनर्जी रेडिएशन टू फॉल ऑन इट। अगर आप उसको देखना चाहते हो तो आपको हाई एनर्जी के रेडिएशन को इसके ऊपर फॉल कराना होगा, तब आपको दिखेगा। क्योंकि रेडिएशन का एनर्जी ज्यादा होगा तो इल्यूमिनेंस ज्यादा होगा, फिर आपको क्लियरली वो दिख जाएगा। सेम कहानी यहां भी है। इफ यू वांट टू मेजर और सी एग्जैक्ट पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, then you have to allow a high energy radiation on it। अब जो मैं थोड़ा और ये भी क्लियर हो चुका है कि लाइट इज जस्ट कलेक्शन ऑफ पार्टिकल्स एंड दैट पार्टिकल इज कॉल्ड फोटोन। अब ये फोटोन ही है एनर्जी ऑफ फोटोन। हाई एनर्जी का फोटोन आपको फेंकना होगा तो इलेक्ट्रॉन आपको क्लियरली दिखेगा। अब होगा क्या? अब फोटोन का अगर एनर्जी है इलेक्ट्रॉन का, तो पोजीशन एग्जैक्ट आपने मेजर कर लिया, बट यू नो E इज इक्वल टू MC स्क्वायर, तो E बाई C इज इक्वल टू MC। MC मीन्स मोमेंटम, मीन्स आपके फोटोन का मोमेंटम क्या होगा जी? बहुत ज्यादा होगा। जो फोटोन मीन्स अगर आप इलेक्ट्रॉन को क्लियरली देखना चाहते हो तो हाई एनर्जी के रेडिएशन को इसके ऊपर फॉल करना होगा। हाई एनर्जी के रेडिएशन के पास मोमेंटम ज्यादा होगा। मोमेंटम ज्यादा होने से क्या होगा जी? इलेक्ट्रॉन इससे फोटोन जाके इलेक्ट्रॉन को हिट करेगा। देखो, जब हेवी पार्टिकल, जैसे हम लोग रोड पे चलते हैं, मान लो हवा चल रहा है, पेड़ से पत्ता अगर गिर जाता है, क्या पेड़ के पत्ता आपके ऊपर गिरता है इसके वजह से आप गिर जाते हो? नहीं गिरते हो। क्यों? क्योंकि पेड़ के पत्ता के बाद जो मोमेंटम है वो आपके बॉडी के को कुछ नहीं कर पाता है, क्योंकि आपके बॉडी के रिस्पेक्ट में वो बहुत कम मोमेंटम इफेक्ट डालता है। लेकिन वही अगर पेड़ के ऊपर से एक डाली गिर जाए आपके ऊपर, तो आपको समझ में आ जाएगा, क्योंकि डाली का जो मोमेंटम है आपके मोमेंटम के कंपेरेबल आपके ऊपर इफेक्ट डाल सकता है। सेम यहां भी है। तो हम लोग जैसे बड़े पार्टिकल जो होता है, माइक्रोस्कोपिक जो पार्टिकल होता है, माइक्रोस्कोपिक उसको बोलते हैं, मैक्रो मीन्स बड़ा, स्कोपिक मीन्स फील्ड, तो माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल उसको बोलते हैं जिसको आप नेकेड आई से देख सकते हो। अगर मीन्स आपके ऊपर लाइट फॉल होता है, बल्ब का लाइट यहाँ पे आपका, ऐसा आप कुछ नहीं होता है, ऐसा नहीं कि आपको पोजीशन बदलता है। क्यों? कि मोमेंटम तो आपके ऊपर भी उसका गिर रहा है, बट हम लोग का हेवी बॉडी है, हेवी पार्टिकल के ऊपर लाइट के मोमेंटम का कोई इफेक्ट नहीं होता। बट इलेक्ट्रॉन इज ए टाइनी पार्टिकल, इलेक्ट्रॉन बहुत छोटा पार्टिकल है, इसके ऊपर जब फोटोन हाई एनर्जी गिरता है तो फोटोन अपने मोमेंटम की वजह से इस इलेक्ट्रॉन के मोमेंटम को बदल देता है। इलेक्ट्रॉन, और जितना ज्यादा मोमेंटम का फोटोन होगा उतना ज्यादा मोमेंटम चेंज होगा। क्योंकि मान लो तुम दौड़ रहे हो, कोई दौड़ कर आके आप से टकरा गया, अगर वो मतलब वो आदमी अगर छोटा ही है फिर भी अगर जितना दौड़ कर टकराएगा, जितना उसको मोमेंटम रहेगा उतना आपको इफेक्ट डालेगा। तो वही बात यहाँ भी है। ये फोटोन, हाई एनर्जी का फोटोन जब इसको हिट करता है तो इस इलेक्ट्रॉन का मोमेंटम बदल जाता है। मीन्स आपने पोजीशन तो एग्जैक्ट मेजर कर लिया, बिकॉज यू आर यूजिंग हाई एनर्जी फोटोन, बट यू विल गेट अनएक्यूरेट मोमेंटम, क्योंकि मोमेंटम में हाई एनर्जी का फोटोन इलेक्ट्रॉन के मोमेंटम को बदल देगा, और जो मोमेंटम आप मेजर करोगे वो क्या रहेगा जी? एक्चुअल नहीं रहेगा, वो बदला हुआ मोमेंटम रहेगा। तो मोमेंटम में क्या आ गया? अनसर्टेनिटी, एरर आ गया। मीन्स आपने जब पोजीशन को एग्जैक्ट मेजर किया, मोमेंटम में एरर आ गया। अब सेकंड पॉइंट, इफ यू वांट टू मेजर एग्जैक्ट मोमेंटम, अगर आप चाहते हो मोमेंटम एग्जैक्ट मेजर करें तब क्या करना पड़ेगा जी? एग्जैक्ट मोमेंटम मेजर करना चाहते हो तो आपको एक ऐसी लाइट को फेंकना होगा जिसका मोमेंटम बहुत कम हो, क्योंकि मोमेंटम अगर कम रहेगा आपके फोटोन का तो फिर इलेक्ट्रॉन के से जब उसका कोलिजन होगा, इलेक्ट्रॉन के ऊपर जब हिट करेगा तो इलेक्ट्रॉन का मोमेंटम बहुत ज़्यादा चेंज नहीं करेगा। तो कम मोमेंटम होने का मीनिंग हुआ एनर्जी कम होना। अगर फोटोन की एनर्जी कम हो जाएगा तो फिर क्लियरली वो दिखेगा नहीं आपको। मीन्स अगर आपने मोमेंटम को एक्यूरेट मेजर किया तो फिर इलेक्ट्रॉन दिखेगा नहीं, मीन्स
पोजीशन में क्या आ जाएगा, अनसर्टेनिटी। तो इस तरह से फिजिकल सिग्निफिकेंस है आपके अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल का। बट ये फिजिकल सिग्निफिकेंस ये भी बताता है कि अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल इज ओनली एप्लीकेबल in the range of atomic or subatomic particle, means quantum part section, means यह क्वांटम फिजिक्स का पार्ट है जहां पे बहुत छोटे छोटे पार्टिकल की स्टडी करते हैं जिसको हम लोग नेकेड आई से नहीं देख सकते हैं। तो एटम, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, मॉलिक्यूल उसके लिए एप्लीकेबल है, ये मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल के लिए यह प्रिंसिपल एप्लीकेबल नहीं है। हालांकि यह प्रिंसिपल इलेक्ट्रॉन के बारे में ही है। हेजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल और डी ब्रोगली प्रिंसिपल, दोनों प्रिंसिपल आने के बाद ये क्लियर हो गया कि बोर का एटॉमिक मॉडल पूरी तरह से करेक्ट नहीं है, क्योंकि हेजनबर्ग और डी ब्रोगली दोनों ने क्लियर कर दिया कि इलेक्ट्रॉन का पोजीशन फिक्स नहीं हो सकता है न्यूक्लियस सराउंडिंग में, क्योंकि डी ब्रोगली के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉन के पास वेव है और वेव तो रीजन में चलता है, और हेजनबर्ग के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉन के पोजीशन, मोमेंटम एक साथ मेजर ही नहीं कर सकते हैं। तो बोर का जो मॉडल था कि ऑर्बिट वाला कॉन्सेप्ट, वो अब डिस्कार्ड होने वाला है। लेकिन ये मैं आपको बता रहा था फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। क्वेश्चन ऑन अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल इज, इफ अनसर्टेनिटी इन पोजीशन एंड मोमेंटम आर इक्वल देन अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी इज। पोजीशन और मोमेंटम का अनसर्टेनिटी अगर इक्वल है, सेम है, तो अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी क्या होता है देख लो। हियर डेल्टा एक्स इज इक्वल टू डेल्टा पी, डेल्टा एक्स इज इक्वल टू एम डेल्टा भी, ये आपको डेटा दिया हुआ है। अब पूछ रहा है डेल्टा भी मीन्स मोमेंट, अनसर्टेनिटी वेलोसिटी कितना होगा। वी नो दैट डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी इज इक्वल टू एच बाई 4 पाई। तो डेल्टा पी की जगह पे हम डेल्टा एक्स रख देंगे, या तो डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा एक्स इक्वल एच बाई 4 पाई। तो डेल्टा एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू एच बाई 4 पाई। तो डेल्टा एक्स इज इक्वल टू एच बाई 4 पाई का रूट। अब वी नो, अब उसको यूज करेंगे हम लोग, डेल्टा एक्स इज इक्वल टू एम डेल्टा वी, तो आप इसको लिख सकते हो। डेल्टा वी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डेल्टा एक्स बाई एम मीन्स 1/m अंडर रूट एच बाई 4 पाई। तो 4 पाई का आपका 2 बाहर निकल जाएगा, तो ये हो जाएगा डेल्टा वी इज इक्वल टू 1/2m अंडर रूट एच बाई पाई। ऑप्शन ए इज करेक्ट। तो इस तरीका से आप बना सकते हो। देखो जी, एक क्वेश्चन है जिसमें डेल्टा एक्स दिया हुआ है 0.002 नैनोमीटर और डेल्टा पी आपको निकालना, अनसर्टेनिटी मोमेंटम निकालना है, और मोमेंटम दिया हुआ है, यह मोमेंटम आपसे कह रहा है, इलेक्ट्रॉन कहीं दिया हुआ है, अब आपसे बोल रहा है कि आप डेल्टा पी निकालो। चलिए निकालते हैं। वी नो डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी इज इक्वल टू एच बाई 4 पाई। तो डेल्टा एक्स का वैल्यू पुट करते हैं 0.002 नैनोमीटर में ही, क्योंकि यह पी नैनोमीटर में ही दिया हुआ है। डेल्टा पी एच बाई 4 पाई, इसको इधर फेंक देते हैं। डेल्टा पी इक्वल हो जाएगा एच बाई 4 पाई। एम है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, एच बाई 4 पाई तो 0.002 ये आपका आ गया। डेल्टा पी इक्वल टू एच बाई 4 पाई, ये आपका हो जाएगा ऊपर 1000 बाई नीचे 2 500। तो डेल्टा पी आपका आ गया एच बाई 4 पाई इंटू 500। नैनोमीटर में ही आएगा ये भी, क्योंकि नैनोमीटर में ही है।
और P यह दिया हुआ है। अब इसमें पूछ रहा है कि कोई इसको डिफाइन करने में कोई प्रॉब्लम हो रहा है। तो देखो जी, यहाँ पे आप देख रहे हो कि डेल्टा P का वैल्यू जो है वो P से ज़्यादा आ गया। अगर एरर इन मोमेंटम, अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम, मोमेंटम से अगर ज़्यादा हो जाए, इसका मीनिंग है कि ये पॉसिबल ही नहीं है, ये डिफाइन नहीं हो सकता है। किसी चीज़ को आप मेज़र कर रहे हो, जो उसका एक्चुअल वैल्यू है उससे कभी भी एरर का वैल्यू उससे ज़्यादा नहीं हो सकता है। अगर एक्चुअल वैल्यू से एरर ज़्यादा कभी हो ही नहीं सकता है किसी मेजरमेंट में, इसलिए डिफाइन नहीं हो सकता है।